दोस्तों, बाज़ औक़ात ज़िंदगी में ऐसे अजीबो गरीब वाक़यात पेश आते हैं कि हमारा दिल और दिमाग उन पर यकीन करने से इनकार कर देता है। ऐसी ही एक हैरानकुन और लर्ज़ाख़ेज़ कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो हमें भेजी है मायरा ने। मायरा एक लिखारी थीं जिन्हें बचपन से ही कहानियाँ बुनने का जुनून था। वो अपने कलम से सस्पेंस और हॉरर तहरीर करती थीं, लेकिन उन्हें खबर नहीं थी कि जिस खौफ को वो कागज़ पर उतार रही हैं, वो बहुत जल्द उनके सामने हकीकत बनकर खड़ा हो जाएगा। ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब मायरा और उनकी फैमिली को मजबूरी में अपने इलाके से दूर एक पुराने और अनजान घर में किराए पर शिफ्ट होना पड़ा। बज़ाहिर वो एक आम सा घर था, लेकिन वहाँ की फ़िज़ा में कुछ ऐसा था जो खामोशी से उनका मुंतज़िर था। तो आइए मायरा ही की ज़बानी जानते हैं कि उन चंद रातों में उस घर की चार दीवारी के अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उनकी लिखी हुई कहानी अधूरी रह गई। मेरा नाम मायरा है और मुझे बचपन से ही कहानियाँ पढ़ने और लिखने का जुनून की हद तक शौक था। शायद यही वजह थी कि मैंने बहुत कम उम्री में ही बतौर राइटर अपनी पहचान बना ली थी। इन दिनों मैं हॉरर और सस्पेंस यानी खौफ और तजस्सुस से भरपूर कहानियों पर काम कर रही थी और मेरे क़ारीन इसे बेहद पसंद भी कर रहे थे। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि जिस खौफ को मैं अपने कलम से कागज़ पर उतारती हूँ, वो बहुत जल्द मेरी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाला था। ये उन दिनों की बात है जब हमें एक अजीब मसले का सामना था। हम जिस घर में रहते थे वो मेरे दादा का बनाया हुआ एक बहुत पुराना मकान था। वक्त के साथ साथ उसकी हालत खस्ता हो चुकी थी। सीवरेज के मसाइल, छतों का टपकना और दीवारों में दरारें अब मामूल बन चुका था। अम्मी का इसरार था कि अब इस घर को गिराकर दोबारा तामीर किया जाए। मसला घर की तामीर का नहीं था, मसला ये था कि जब तक घर बनेगा हम कहाँ रहेंगे। घर को नए सिरे से बनाने में कम से कम 5 से 6 माह तो लग ही जाने थे। हम लोग अपने मोहल्ले, अपने इलाके से बाहर जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि सारी उम्र वहीं गुजरी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब बुलावे आते हैं तो इंसान के कदम खुद ब खुद उठने लगते हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद भी हमें आसपास कोई घर किराए पर ना मिल सका। वक्त हाथ से निकलता जा रहा था और घर की हालत बिगड़ती जा रही थी। फिर मजबूरन अब्बू ने हमारे इलाके से काफ़ी दूर एक अलग थलग आबादी में एक मकान किराए पर ले लिया। वो घर हमारे इलाके से कटा हुआ था, थोड़ा वीरान सा। ठेकेदार ने कहा था कि हमारा घर 6 माह में तैयार हो जाएगा, लेकिन न जाने क्यों अब्बू ने उस किराए के मकान के मालिक से पूरे 1 साल का एग्रीमेंट कर लिया। शायद उन्हें लगा कि तामीरात में ऊंच नीच तो हो ही जाती है। खैर, तारीख थी 13 अक्टूबर। मौसम में हल्की हल्की खुनकी आ चुकी थी। हमने अपना सारा सामान समेटा, ट्रक में लादा और उस नए घर की तरफ रवाना हो गए। सच कहूं तो ये घर सिर्फ अम्मी और अब्बू ही देख कर आए थे। हम बहन भाइयों में से किसी ने इसे नहीं देखा था। जब हम वहां पहुंचे और मैंने पहली बार उस घर को बाहर से देखा तो मेरे दिल में एक अजीब सी मायूसी उतरी। वो घर बाहर से देखने में हमारे अपने पुराने घर से भी ज्यादा खस्ताहाल लग रहा था। पेंट उखड़ा हुआ था और अजीब सी वीरानी बरसती थी। लेकिन जब हम अंदर दाखिल हुए तो हैरत हुई, क्योंकि अंदर से घर खासा बेहतर हालत में था। ये पुराने तर्ज का बना हुआ एक खुला घर था। एक छोटा सा कच्चा सहन था और उसके गिर्द 5 कमरे बने हुए थे। हर कमरे का दरवाजा लाउंज में खुलता था। बस एक चीज जो पुराने जमाने की याद दिलाती थे वो ये थी कि अटैच बाथ नहीं थे। सहन के कोने में 2 वॉशरूम्स बने हुए थे, गुस्ल खाना अलग और टॉयलेट अलग। हम कुल 7 लोग थे। मैं 21 साल की थी, मेरी छोटी बहन नाइमा 18 साल की, बड़ा भाई वलीद 23 साल का, उससे छोटा हारिस 16 साल का और सबसे छोटा और लाडला उमैर 10 साल का। चूंकि ये आर्जी रहाइश थी, इसलिए हमने ज्यादा नखरे नहीं किए। सबने मिलकर अम्मी के साथ घर सेट करवाना शुरू कर दिया। मैं और नाइमा एक ही कमरे में शिफ्ट हो गए, जबकि वलीद और हारिस ने अपने लिए अलग अलग कमरे ले लिए। उमैर, जो अम्मी अब्बू का दुम छल्ला था, वो उनके साथ उनके कमरे में ही सेट हो गया। जो 5वां कमरा बचा उसमें हमने घर का सारा फालतू सामान, कार्टन्स और पेटियां ठोस दी और उसे स्टोर रूम बना दिया। शिफ्टिंग की थकान तो आप जानते ही हैं। 3 दिन तक मुसलसल भागदौड़ चलती रही, कभी चीजें इधर कभी उधर। आज तीसरा दिन था और शाम तक हमें लम्हा भर की फुर्सत न मिली थी। रात के खाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, इसलिए वलीद करीबी होटल से खाना ले आया। वो इलाका अजीब सा खामोश था, गलियां सुनसान थीं, हालांकि अभी रात ज्यादा भीगी नहीं थी। ये इस घर में हमारी बाकायदा सुकून वाली पहली रात थी। सब बुरी तरह थके हुए थे, इसलिए खाना खाते ही बमुश्किल 11 बजे तक सब अपने अपने बिस्तरों पर जा चुके थे। पूरा घर खामोशी में डूब गया, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी।
एक लिखारी का दिमाग रात के सन्नाटे में ही जागता है। मुझे अपनी अधूरी कहानी मुकम्मल करनी थी जो मैं पिछले कुछ दिनों से लिख रही थी। अजीब बात यह थी कि अपनी इस कहानी में मैंने जिस घर का नक्शा खींचा था वो हूबहू इसी घर जैसा था जिसमें हम आज शिफ्ट हुए थे। मेरी कहानी एक लड़के और लड़की के गिर्द घूमती थी जिनकी मौत एक मुहम्मा थी। कहानी का क्लाइमैक्स ये था कि आया उन्होंने खुदकुशी की है या उनका कत्ल हुआ है। मैंने कलम उठाया और लिखना शुरू किया। जैसे जैसे मैं लिखती गई अल्फाज मेरे जहन पर हावी होते गए। सस्पेंस इतना गहरा था कि मैं खुद भी इस माहौल में खो गई। लिखते लिखते वक्त का अंदाजा ही न रहा। जब मैंने घड़ी देखी तो रात का 1 बज रहा था। उंगलियां दुखने लगी थीं। मैंने कागज कलम समेटकर साइड टेबल पर रखे, लाइट ऑफ की और नायमा के बराबर में लेट गई। थकान इतनी थी कि पलक झपकते ही नींद की वादी में उतर गई, लेकिन ये नींद ज्यादा देर कायम न रह सकी। रात के शायद 2:30 बज रहे होंगे जब मेरी आंख अचानक खुल गई। मेरे कमरे में 2 खिड़कियां थीं। एक खिड़की घर की पिछली गली में खुलती थी और दूसरी लाउंज की तरफ। मेरी आंख खुलने की वजह वो अजीब व गरीब रोशनी थी जो गली वाली खिड़की से अंदर आ रही थी। अभी हमने पर्दे नहीं लगाए थे, इसलिए वो रोशनी सीधी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। वो रोशनी इतनी तेज और सफेद थी जैसे दिन निकल आया हो। मेरा दिमाग उलझ गया। इतनी जल्दी सुबह हो गई, मैंने सोचा। मुझे लगा शायद मैं बहुत देर तक सोती रही हूं और अब दोपहर का वक्त है। नींद का गलबा इतना शदीद था कि मैंने वक्त देखे बगैर मुंह तकिए में दिया और दोबारा आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद, शायद आधा घंटा गुजरा होगा, मेरी आंख दोबारा खुली। इस बार मैं चौंक गई। मेरी नजर उसी खिड़की पर पड़ी जहां से कुछ देर पहले तेज धूप जैसी रोशनी आ रही थी, लेकिन अब वहां घुप अंधेरा था। बाहर रात का गहरा सन्नाटा था। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या वो मेरा वहम था या मैंने कोई ख्वाब देखा था? मैंने जल्दी से अपना मोबाइल उठाकर वक्त देखा। स्क्रीन पर 3:30 हो रहे थे, यानी रात के 3:30। नायमा मेरे बराबर में बेखबर सो रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो रोशनी क्या थी। मैं बिस्तर से नीचे उतरी। तजस्सुस मुझे खिड़की की तरफ खींच रहा था। मैं दबे पांव खिड़की के पास गई और अभी बाहर झांकने ही वाली थी कि अचानक मुझे अपने पीछे से एक आवाज आई, मायरा, मायरा। ये अम्मी की आवाज थी, बिल्कुल साफ और वाज़ेह। मैं बुरी तरह चौंकी और फौरन पलटी। इस वक्त अम्मी मुझे क्यों बुला रही हैं? सब खैरियत तो है? मेरे जहन में कई वसवसे आए। मैं खिड़की को छोड़ा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। मैं सीधी अम्मी अब्बू के कमरे की तरफ गई। दरवाजा हल्का सा खुला था। मैंने आहिस्तगी से धक्का दिया और अंदर झांका, लेकिन वहां का मंजर देखकर मेरे पांव जम गए। अम्मी, अब्बू और छोटा उमैर गहरी नींद सो रहे थे। कमरे में सुकून था और उनकी खिड़की से भी बाहर अंधेरा ही नजर आ रहा था। अगर अम्मी सो रही हैं तो मुझे आवाज किसने दी? मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। वो आवाज मेरे वहमो गुमान की नहीं थी। मैंने उसे अपने कानों से सुना था। मैं कुछ देर दरवाजे पर खड़ी रही, इस कश्मकश में कि अम्मी को जगाऊं या नहीं, लेकिन फिर उनकी थकान का सोचकर मैंने उन्हें जगाना मुनासिब न समझा। मैं उल्टे कदमों वापस पलटी। लाउंज में 0 वॉट का बल्ब जल रहा था, जिसकी मध्यम सी रोशनी फैली हुई थी। पूरे घर पर एक मिस्टीरियस खामोशी तारी थी। मुझे वॉशरूम जाना था, लेकिन सहन में अकेले जाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। इन 2 अजीब वाकयात ने मुझे डरा दिया था। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। दरवाज़ा खुला छोड़ दिया ताकि थोड़ी रोशनी अंदर आ सके और बिस्तर पर बैठ गई। दिल की धड़कन अभी भी बेतरतीब थी। मैंने नायमा को हिलाया, नायमा उठो ना, लेकिन वो टस से मस न हुई। तंग आकर मैंने कमरे की लाइट ऑन कर दी। नींद अब मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैंने अपना अधूरा अफसाना और कलम दोबारा उठा लिया। सोचा कि लिखने से शायद ध्यान बढ़ जाए। मैंने कहानी वहीं से जोड़ी जहां छोड़ी थी। अब मैं उस सीन को लिख रही थी जहां उस जोड़े की लाशें मिलती हैं। तारीख और वक्त का जिक्र लिख रही थी, 3 मार्च 2010। लिखते लिखते कब मेरी आंख दोबारा लग गई मुझे पता ही ना चला। फिर अचानक एक झटके से मेरी आंख खुली। मैं उसी पोजीशन में बैठी थी, सामने कागज कलम पड़ा था। नायमा भी वैसे ही सो रही थी, लेकिन कुछ मुख्तलिफ था। माहौल में एक अजीब सा बोझलपन था। मेरी नज़र दोबारा उन दोनों खिड़कियों पर पड़ी। लाउंज और गली वाली खिड़कियों से अब वाकई रोशनी छन छन कर आ रही थी। मुझे लगा कि अब तो पक्का सुबह हो गई है। शुक्र है रात गुजरी, मैंने बड़बड़ाते हुए सोचा। मैं उठी और कमरे से बाहर निकली, लेकिन जैसे ही मैं लाउंज में आई मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये मेरा घर नहीं था। लाउंज में हमारा सामान, हमारे सोफे, हमारी डाइनिंग टेबल, कुछ भी नहीं था। दीवारों का पेंट भी बदला हुआ था और जगह जगह जाले लटक रहे थे। मैं घबराकर अम्मी के कमरे की तरफ भागी। अम्मी, अम्मी!
अम्मी का कमरा खाली था। वहां हमारा बेड नहीं था, बल्कि लकड़ी का एक बहुत पुराना टूटा हुआ पलंग पड़ा हुआ था और गर्द की मोटी तह जमी हुई थी। ये क्या हो रहा है? ये सब कहाँ गए? मेरा गला खुश्क हो रहा था। मैंने उमैर, अब्बू सबको आवाज़ें दी, लेकिन मेरी आवाज़ इस खाली घर में गूंजकर वापस आ गई। मैं भागकर दूसरे कमरे में गई। ये भाई का कमरा होना चाहिए था, लेकिन वो कमरा भी खाली था। वहाँ सिर्फ कुछ पुराने स्टूल और टूटी फूटी कुर्सियाँ पड़ी थीं। इस मंजर को देखकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही नक्शा, बिल्कुल ऐसी ही तरतीब मैंने अपनी कहानी में लिखी थी। क्या मैं अपनी ही कहानी में कैद हो गई हूँ? यह ख्याल इतना खौफनाक था कि मैं कांप उठी। अब मैं आखिरी कमरे की तरफ बढ़ी। मेरे अफसाने के मुताबिक कत्ल या खुदकुशी की वारदात इसी कमरे में हुई थी। इस कमरे के दरवाजे के साथ दीवार पर एक कील ढकी थी और उस पर एक कैलेंडर लटक रहा था। मैंने करीब जाकर देखा, कैलेंडर पर साल लिखा था 2010 और महीना था मार्च। मेरी सांस हलक में अटक गई। मेरा लिखा हुआ एक एक लफ्ज़ मेरे सामने हकीकत बनकर खड़ा था। मैं वहां से भागना चाहती थी, लेकिन एक अनजानी कुव्वत मुझे उस बंद दरवाजे की तरफ खींच रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने डरते डरते दरवाजे के हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन अभी मैंने उसे छुआ भी नहीं था कि दरवाज़ा खुद ब खुद बहुत आहिस्तगी से चरचराता हुआ खुल गया। चर। दरवाजे की दर से जो मंजर मैंने देखा, वो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। सामने फर्श पर एक लड़की बेहोश पड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर नील पड़ा हुआ था, और उसके ऊपर छत के पंखे के साथ एक रस्सी लटक रही थी। एक आदमी जिसका चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा था, वो एक फंदा तैयार कर रहा था। वो उस लड़की को उठाकर फांसी देने वाला था, ताकि ये कत्ल खुदकुशी लगे। मेरी जबान गुंग हो गई थी। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज हलक में घुट कर रह गई। अचानक उस बेहोश लड़की ने आंखें खोली। उसने न उस आदमी को देखा, न रस्सी को। उसने सीधा दरवाजे की दर्ज में मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें, या अल्लाह, वो आंखें नहीं थीं। वो खौफ और दर्द के समंदर थे। वो जानती थी कि मैं वहां हूं। वो जानती थी कि मैं उसे देख रही हूं। उसकी वो फटी फटी आंखें देखकर मेरे आसाब जवाब दे गए। मैं पूरी कुव्वत से चीखी, नहीं! और फिर एक झटके से मेरी आंख खुल गई। आपी, आपी, क्या हुआ? नाइमा मुझे जोर जोर से हिला रही थी। मैं हाँप रही थी। मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था। कमरे की लाइट जल रही थी। अम्मी और अब्बू भी घबराकर मेरे कमरे में आ चुके थे। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो? अब्बू ने मेरे सर पर हाथ रखा। मैंने इधर उधर देखा। ये मेरा अपना कमरा था। हमारा सामान वहीं था। सब कुछ नॉर्मल था। पानी, पानी, मैं बमुश्किल बोली। नायमा भागकर पानी लाई। मैंने एक सांस में पूरा गिलास पी लिया। लगता है हमारी मुन्नू ने कोई बुरा ख्वाब देखा है, अब्बू ने मुझे प्यार से कहा। अब्बू मुझे प्यार से मुन्नू कहते थे। अम्मी ने माथे पर बल डालकर कहा, जो हर वक्त दिमाग में चलता रहता है वही ख्वाबों में आएगा ना। मना करती हूं, ऐसी मनहूस कहानियां मत लिखा करो। अब्बू ने कुछ दुआएं पढ़कर मुझ पर दम किया। उनकी मौजूदगी से मुझे थोड़ा सुकून मिला। चलो अब मुंह हाथ धो लो, मैं नाश्ता बनाती हूं, अम्मी ने कहा और नायमा को लेकर बाहर चली गईं। बज़ाहिर सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन मेरा दिल अभी भी मुट्ठी में था। मैं वो लड़की हूं जिसे कभी ख्वाब याद नहीं रहते, लेकिन इस ख्वाब की एक एक तफसील मेरे दिमाग पर नक्श थी। वो 2010 का कैलेंडर, वो टूटी कुर्सियां, वो लड़की की आंखें। मैं बिस्तर से उठने लगी तो मुझे बाजू पर कुछ खिंचाव महसूस हुआ। मेरी नजर अपनी कमीज की आस्तीन पर पड़ी। मेरी आस्तीन कंधे के पास से बुरी तरह फटी हुई थी। ये देखकर मेरा खून खुश्क हो गया। मुझे याद आया कि ख्वाब में जब मैं उस कमरे से भागने लगी थी तो मेरी आस्तीन दरवाजे की कुंडी में अटक कर फटी थी। अगर वो ख्वाब था तो हकीकत में ये कमीज कैसे फट गई? इसका मतलब वो सिर्फ ख्वाब नहीं था, मैं वाकई वहां गई थी। मैंने वाकई वो सब देखा था। मेरा वजूद उस वक्त और उस जगह पर मौजूद था। मैंने कांपते हाथों से कमीज बदली और वो फटी हुई कमीज सबसे छुपाकर अलमारी के सबसे निचले खाने में ठूंस दी। मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी, कोई यकीन नहीं करता। डरते डरते मैं कमरे से बाहर निकली। मेरी नजर बेइख्तियार उस कमरे के बंद दरवाजे पर पड़ी जहां मैंने वो सब देखा था। उस वक्त वो कमरा हारिस के पास था। दरवाजा बंद था। मैंने नजरें चुराईं और किचन की तरफ भागी। नाश्ते पर सब नॉर्मल थे। हारिस दही लेने दुकान पर गया हुआ था। जैसे ही वो वापस आया, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। अम्मी, अब्बू, आपको पता है मोहल्ले वाले क्या कह रहे हैं? हारिस ने दही का प्याला रखते हुए कहा।
क्या हुआ? अम्मी ने पराठा प्लेट में रखते हुए पूछा। मैं दुकान पर खड़ा था तो एक बुजुर्ग ने पूछा कि तुम किस घर में शिफ्ट हुए हो। जब मैंने बताया तो वो अजीब नजरों से देखने लगे। उन्होंने बताया कि इस घर में एक लड़की ने खुदकुशी की थी। पुलिस केस भी बना था, लेकिन फिर दबा दिया गया। उसके बाद से ये घर 2 साल से बंद पड़ा है। हारिस की बात सुनकर मेरे हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। खुदकुशी, लड़की, पुलिस केस, मेरे ख्वाब की हर कड़ी हकीकत से मिल रही थी। वो लड़की खुदकुशी नहीं कर रही थी, उसे मारा गया था। अब्बू ने हारिस को डांटा, बेटा ऐसी फजूल बातों पर कान नहीं भरते, हादसे तो कहीं भी हो सकते हैं, बस अल्लाह का नाम लेकर रहो। अब्बू ने बात तो खत्म कर दी, लेकिन घर की फिजा में एक तनाव पैदा हो गया था। दिन किसी न किसी तरह कामों में गुजर गया, लेकिन मेरा दिल मुसलसल डूब रहा था। मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं की। असर का वक्त था, अम्मी नमाज पढ़कर अभी फारिग ही हुई थीं। नायमा नहाने गई हुई थी और घर के मर्द हजरात बाहर थे। अचानक घर में एक बहुत शदीद और गंदी बदबू फैलने लगी। ऐसी बदबू जैसे गोश्त सड़ गया हो, बहुत पुराना सड़ा हुआ गोश्त। अफ अल्लाह, ये कैसी बू है? अम्मी नाक पर आंचल रखकर कमरे से बाहर आ गईं। नायमा भी जल्दी से वॉशरूम से निकली। अम्मी, ये क्या है? सांस नहीं ली जा रही। बदबू इतनी शदीद थी कि मेरा दिल खराब होने लगा और मुझे उल्टी आने लगी। मैं भागकर वॉशरूम गई। ये आम बदबू नहीं थी। मुझे फौरन समझ आ गया कि ये उसी कमरे से आ रही है जहां वो वारदात हुई थी। मैंने वुजू किया और बाहर आई। अम्मी, अगरबत्तियां जलाएं, जल्दी, मैंने चीख कर कहा। मैंने अम्मी के हाथ से अगरबत्तियों का पूरा पैकेट लिया, उसे जलाया और सीधी हारिस के कमरे, जो वो मनहूस कमरा था, की तरफ गई। मैंने वहां जाकर वो सारी अगरबत्तियां एक कप में लगा दी। दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ती रही। उस कमरे में वो बदबू इतनी तेज थी कि आंखों से पानी बह रहा था, लेकिन मैं वहां खड़ी रही। मैं जानती थी कि ये उस लड़की की रूह है जो शायद अपनी तकलीफ बताना चाहती है। कुछ ही देर में जैसे जैसे हमने बुलंद आवाज में कुरान पढ़ना शुरू किया, वो बदबू गायब हो गई। ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। मगरिब तक हम तीनों माँ बेटियां कुरान पढ़ती रहीं और ख़ास तौर पर उस लड़की के लिए दुआ की। जब अब्बू और भाई घर आए तो अम्मी ने उन्हें सब बताया। अब्बू परेशान तो हुए, लेकिन जाहिर न किया। इतनी जल्दी दूसरा घर मिलना नामुमकिन है। हमारे अपने घर की तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है। बस तुम लोग हिम्मत रखो, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन उस रात जो कुछ हुआ, उसने हमारी हिम्मत के सारे बंधन तोड़ दिए। उसी शाम हमारे मामू नाजिम मामू हमसे मिलने आए। वो एक बहुत नेक और समझदार इंसान थे। उनका रूहानियत से भी कुछ लगाव था। घर में दाखिल होते ही उनके चेहरे के तासुरात बदल गए थे। वो बेचैनी से पहलू बदल रहे थे। जाते वक्त उन्होंने मुझे अलग बुलाकर कहा, बेटा मायरा, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। यहाँ एक नहीं, कई चीज़ें महसूस हो रही हैं। तुम सब अपना बहुत ख्याल रखना और कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे फौरन फ़ोन करना। मैंने सर हिला दिया। मामू ने हमें अगले दिन रात के खाने की दावत दी और चले गए। रात गहरी हो चुकी थी। तकरीबन 3 बजे का वक्त था। घर में सन्नाटा था। अचानक किसी के रोने की आवाज ने मुझे जगा दिया। ये कोई आम रोना नहीं था। ये दर्द से भरी बिलक बिलक कर रोने की आवाज थी। किसी लड़की की आवाज। हाय हाय। आवाज इतने दर्दनाक थी कि कलेजा फट जाए। नाइमा भी उठकर बैठ गई। वो थर-थर कांप रही थी। आपी, ये कौन है? हम दोनों कमरे से बाहर निकले। अम्मी और अब्बू भी जाग चुके थे। हारिस भी बाहर आ गया था। सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। ये आवाज कहां से आ रही है? अम्मी ने लरसती आवाज में पूछा। हम सबने कान लगाए। आवाज वलीद भाई के कमरे से आ रही थी और वलीद भाई के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। रोने की आवाज मुसलसल आ रही थी, लेकिन वलीद की कोई आवाज नहीं थी। वलीद, वलीद, दरवाजा खोलो। अब्बू ने जोर जोर से दरवाजा पीटा। कोई जवाब नहीं आया। बस वो रोने की आवाज अब मजीद तेज और गुस्सैली हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे रोने वाली अब हमारे दरवाजा खटखटाने पर गुस्सा कर रही है। या अल्लाह, मेरा बच्चा। अम्मी रोने लगी। अब्बू और हारिस ने मिलकर दरवाजे को धक्के देने शुरू किए। 1, 2, 3, धड़ाम से दरवाजा खुला। हम सब अंदर दाखिल हुए। सामने वलीद अपने बिस्तर पर बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था। वो बेखबर सो रहा था।
कमरे में किसी लड़की के रोने की आवाज गूंज रही थी, लेकिन वहां कोई लड़की नहीं थी। और फिर जैसे ही हम अंदर गए, वो आवाज वलीद के कमरे से निकलकर बाहर सहन में चली गई। अब सहन से रोने की आवाजें आने लगी, और अभी एक नहीं, जैसे 2-3 औरतें मिलकर बैन कर रही हों। मैं बता नहीं सकती कि उस वक्त हमारी क्या हालत थी। हमने जल्दी से वलीद को झंझोड़ कर उठाया। वो ऐसे उठा जैसे नशे में हो। उसकी आंखें खाली थीं। उसे कुछ याद नहीं था। उसे कोई आवाज नहीं आ रही थी। अब्बू हम सबको लेकर अपने कमरे में आ गए और कुंडी लगा ली। बाहर सहन में रोने और चीखने की आवाजें आती रहीं। कभी लगता कोई दौड़ रहा है, कभी लगता कोई बर्तन पटक रहा है। अब्बू ने ऊंची आवाज में सूरह बकरा की तिलावत शुरू की। हम सब ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। वो पूरी रात हमने कयामत की तरह गुजारी। हर लम्हा यही लगता था कि अभी दरवाजा टूटेगा और कोई अंदर आ जाएगा। जैसे ही फजर की आजान हुई, वो आवाजें अचानक थम गईं। आजान की आवाज में अल्लाह ने वो सुकून रखा था कि हमारी जान में जान आई। अब्बू ने फौरन नाजिम मामू को फोन किया। नाजिम, बस अभी आ जाओ, हम एक पल यहां नहीं रह सकते। मामू आधे घंटे में अपनी गाड़ी लेकर पहुंच गए। हमने कोई सामान नहीं उठाया, बस जरूरी कपड़े बैग में डाले और उस घर से निकल खड़े हुए। जब मैं घर के गेट से बाहर निकल रही थी तो मैंने मुड़कर देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे उसी खिड़की में वही लड़की खड़ी मुझे देख रही है। इस बार उसकी आंखों में सुकून था, जैसे कह रही हो कि अच्छा हुआ तुम लोग चले गए। हम मामू के घर शिफ्ट हो गए। मामू ने बाद में बताया कि वहां आसेब का बहुत सख्त साया था। शुक्र है कि हम बच निकले, वरना कोई बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। अब्बू ने साल भर का किराया दिया हुआ था, वो डूब गया। मामू ने कुछ मजदूरों के जरिए हमारा सारा सामान, फर्नीचर वगैरह वहां से उठवा दिया और कहा कि इसे बेच दो या सदका कर दो, इसे नए घर में मत लेकर जाना। आज इस बात को कई साल गुजर चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने नए तामीर शुदा घर में खुश व खुर्रम हैं। मैं आज भी लिखती हूँ, ड्रामे लिखती हूँ, किताबें छपती हैं, लेकिन वो कहानी, वो खुदकुशी और कत्ल वाली कहानी जो मैं उस रात लिख रही थी, वो आज तक अधूरी है। मैंने कई बार कोशिश की कि उसे मुकम्मल करूं, लेकिन जब भी कलम उठाती हूं मुझे वही फटी हुई आस्तीन और वो 2010 का कैलेंडर याद आ जाता है और मेरे हाथ रुक जाते हैं। कुछ कहानियां अधूरी ही रहें तो बेहतर होता है। तो दोस्तों, ये थी मायरा की वो दास्तान जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। कहते हैं जिस घर में नागहानी मौत या जुल्म हुआ हो, वहां की दीवारें सब याद रखती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाकया है तो हमें भेजना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।